हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी और उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें अपन ने कल पढ़ा था भाग एक, संघ व राज्य क्षेत्र, जिसमें अपन ने 1 नंबर आर्टिकल पढ़ लिया था, भारत के राज्य एवं संघ जो चाहकर भी क्या है भारत से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 में अपन ने पढ़ा कि भारत अपने अंदर किसी भी राज्य या क्षेत्र को मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश के। और 3 नंबर था, उसमें क्या था कि राज्य क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और 4 नंबर क्या था? 4 नंबर में था कि 2 और 3 दोनों पे अगर कार्यवाही चल रही है, संसद कार्यवाही कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ ली थी? रियासत, जिनका विलय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसका थोड़ा भाग शेष रह गया था। जैसे ये जितनी भी रियासत थी ना, भारत में 552 रियासत, इनको अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। वो राज्य कौन कौन से थे समझो, उनको ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया। क्या? ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया। ए में कौन सी रियासत को बांटा गया? जो क्या थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, ब्रिटिश शासन कर रहे थे। ये 4 राज्य बनाए गए उनके द्वारा, ए, बी, सी और डी। ए में ब्रिटिश शासन कर रहे थे और बी में वहां का जो स्थानीय शासन था ना, क्या था? वहां का स्थानीय शासन, यानी देसी रियासतों द्वारा शासन किया जाता था। किसके द्वारा? देसी रियासतों द्वारा शासन। इसमें इसमें कितनी रियासत आती थी? इसमें 9, इसमें भी 9। अब देखो, जो सी पार्ट है ना, जो सी राज्य था, उसमें अंग्रेज क्या करते हैं कि जैसे कोई भी समृद्ध राज्य दिखता है या समृद्ध रियासत दिखती जिसमें यहाँ अपना व्यापार हो सकता है या जहाँ खनिज आदि मिलते, तो उनके ऊपर अपना एकाधिकार रखते। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि जहां अंग्रेज अपना व्यापार करते, क्या, जहां अंग्रेज व्यापार करते वो रियासतें शामिल थी। इसमें कितनी थी? 10। और डी में एक रियासत जो क्या थी? केंद्र शासित प्रदेश। जो क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कौन से आते थे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? ए में क्या था? ब्रिटिश शासन करते थे, बी में देसी रियासतें, और सी में क्या था? जहां अंग्रेज व्यापार करते थे, और डी में यूटी, एक उस टाइम क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब क्या किया कि रियासतों को अंग्रेजों ने 3 अधिकार दिए थे। कौन कौन से समझो कि एक, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या क्या करें, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तीसरा या वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लें या देश स्थापित कर लें। लेकिन हुआ क्या कि जितनी भी रियासतें थी वो भाषाई आधार पर अपने एक अलग राज्य का निर्माण करना चाहते थे। क्या? भाषाई आधार पर। तो सबसे पहले एक कमेटी बनी, उसका नाम क्या था? एस के धर कमेटी। क्या नाम था? 1 नंबर देखो, एस के धर कमेटी। इसने क्या किया? ये बात है 1948 की। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए क्या कर दिया? निर्माण के लिए इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कर दिया? भाषाई आधार पे राज्यों का निर्माण करना था, उसके लिए मना कर दिया। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाषाई आधार पे राज्यों के निर्माण के लिए मना करने वाली प्रथम कमेटी कौन सी थी? तो एस के धर कमेटी। और ये कब बनी? 1948 में। इसके बाद आती है जेवीपी समिति। क्या? जेवीपी समिति। सेम इसी ने भी यही किया कि भाषाई आधार पर क्या राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता। भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर क्या नहीं हो सकता? भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता, राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? ये थी जेवीपी। इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसमें वीपी मेनन और सरदार पटेल इस समिति में। और इन्होंने भी मना कर दिया कि भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का या अलग से आप देश बनाना चाहते हो तो उसका निर्माण नहीं हो सकता। अब एक घटना आती है, ये घटना कब की है? ये घटना है 1952 में। क्या ये घटना है? 1952। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री रामलू। क्या नाम था? श्री रामलू। इसका नाम था श्री रामलू। क्या नाम था? रामलू। क्या नाम था? श्री रामलू। इसने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। और ये 56 दिन भूख हड़ताल पे रहे। कितने दिन? 56 दिन। और इसके बाद क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कौन से राज्य के लिए कर रहे थे? आंध्र प्रदेश के लिए। किसके लिए? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे एक अलग राज्य बनाने के लिए क्या कर रहे थे? ये अपना एक अनशन चला रहे थे, इन्होंने जो हड़ताल की। और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आंध्र प्रदेश में क्या हो गया? उग्र रूप, वहां की जनता ने उग्र रूप धारण कर लिया। और उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम क्या डिसीजन लिया कि इससे अच्छा तो यही रहेगा कि इसको एक राज्य का दर्जा दे देते हैं। और ये बात कब की? ये है 1 अक्टूबर 1953। क्या? देखो, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर क्या कर दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। भाषाई आधार पर क्या कर दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। राज्य का दर्जा दे दिया। समझ गए बात? क्या हुआ? भाषाई आधार पर क्या कर दिया? इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको? आंध्र प्रदेश को। कब की घटना है? 1 अक्टूबर 1953। और श्री रामलू की हत्या हो गई। कितने दिन? 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामलू की क्या हो गई? हत्या हो गई। इसके बाद इसको उग्र रूप धारण कर लिया वहां की जनता ने। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब इससे आगे का प्रारूप ये हो गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का दर्जा देने लगे तो पूरे भारत में ये खबर फैल गई। तो हर जगह की जितनी भी जनता थी वो क्या होगी? सक्रिय हो गई। और उसको देखते हुए भारत में एक कमेटी बनाई गई, फजल अली आयोग। क्या बनाया गया? उसके बाद एक आयोग बनाया गया, उसका नाम क्या है? फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। और ये कब बना? 1953 में। ये कब बना? 1953 में। और ये क्यों बनाया गया? क्यों कि आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया। ये बात पूरी रियासत में फैल गई। तो सभी चाह रहे थे कि अपनी अपनी एक भाषा के आधार पर अपने राज्य बनाए जाएं, या अपना वो क्षेत्र भाषाई आधार पे जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसको देखते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया। ये क्या बना? 1953 में। और इसकी क्या विशेषता थी? इसने क्या किया? भाषाई आधार पर राज्य बनाने पर सहमति जाहिर कर दी। सहमति जाहिर कर दी। मतलब अब आगे से भारत में क्या होगा कि कोई भी अगर एक गुट या जनता का समूह है मिलकर भाषाई आधार पर अगर अपना अलग राज्य बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। तो पहला ही ऐसा कौन सा आयोग था जिसने भाषाई आधार पर राज्य बनाने का दर्जा दिया? तो वो कौन सा था? फजल अली आयोग। कब बना? 1953 में। कब बना? 1953 में। ठीक है, अब इससे आगे अपना भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अब अपन भाग नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें क्या है? नागरिकता। क्या पढ़ेंगे? भाग नंबर 2 जिसमें क्या है? नागरिकता। अब अपन जिक्र करेंगे किसका? भाग 2 का।
भाग 2, और भाग 2 में क्या है, नागरिकता। किसका उल्लेख है, नागरिकता। और नागरिकता का अनुच्छेद कौन कौन सा है, अनुच्छेद 5 से 11, क्या 5 से 11। अब समझो कि नागरिकता होती क्या है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है, क्या, जो वहां के जो निवासी होते हैं कुछ अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों में एक क्या है, नागरिकता है, उन्हीं अधिकारों में क्या है, नागरिकता। अब बात करते हैं कि भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो अगर बात करें भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। अब नागरिकता अधिनियम कौन सा है, नागरिकता अधिनियम है वो 1955 का अधिनियम है। नागरिकता अधिनियम कब का है, 1955 का। लेकिन इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, किसमें, नागरिकता अधिनियम में। वो कब हुआ है, 1986, 1986 में। अब नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम जिक्र बोले या इसके बारे में कोई सूचना दी तो वो कौन है, वो है अरस्तु। किसने बताया, अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिकता के बारे में बताया। तो समझो भारत में नागरिकता कहां से ली गई, भारत में नागरिकता, नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। किससे ली गई है, ब्रिटेन से। अब बात करें नागरिकता अधिनियम कौन सा है, तो नागरिकता अधिनियम कौन सा है, 1955। नागरिकता अधिनियम कब का है, नागरिकता अधिनियम है 1955 का। और इसके बारे में जो जानकारी दी वो किसने दी, सर्वप्रथम जानकारी अरस्तु ने। किसने दी, अरस्तु ने। फर्स्ट यानी सर्वप्रथम अगर जानकारी किसी ने दी तो वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नागरिकता अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। नागरिकता अधिनियम में संशोधन, क्या, नागरिकता अधिनियम में संशोधन। और संशोधन सर्वप्रथम हुआ वो कब हुआ, 1986। तो ये नोट रखो कि नागरिकता अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ, तो वो कब हुआ, 1986 में। कब हुआ, 1986 में। अब अपन इससे आगे, इसमें आर्टिकल है 5 से 11, तो अब अपन पढ़ेंगे इसके आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 में भी नागरिकता का जिक्र किया गया है कि प्रारंभ में जो नागरिकता, समझ रहे हो, जो प्रारंभिक नागरिकता थी उसका जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या सिस्टम था कि जो भारत में जन्मा है या जिसके माता पिता भारत के निवासी हैं, या फिर वो क्या है कि लास्ट 6 महीनों से भारत में रह रहा हो, मतलब समझ गए। अगर प्राथमिक नागरिकता की बात करें अपन, स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई उसके लिए 3 ही शर्त रखी गई थी, क्या, या तो जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता भारत से हो, या 6 महीने से वो भारत में रह रहा हो। प्रथम बार जब नागरिकता का जिक्र किया गया तो इसमें क्या थी है, प्रारंभिक नागरिकता। और वो किस आधार पे दी गई थी, जन्म भारत में, क्या, या फिर उसमें क्या, माता पिता में से कोई एक बार से, या पिछले 6 महीनों से भारत में रह रहा हो, क्या, भारत में रह रहा हो। ठीक है, क्या कर रहा हो, पिछले 6 महीनों से क्या कर रहा हूं, भारत में रह रहा हो। आगे बात समझ में, ये था आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 में किसका जिक्र किया गया है, देखो, जो पाकिस्तान से भारत लोग आए, क्या, पाकिस्तान से भारत लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी। पर क्या था कि संविधान बनने से पहले पहले, यानी लागू करने से पहले पहले आगे उनको तो नागरिकता डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर उसके बाद अगर कोई आता है भारत में तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है और 6 महीने उसको रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या, भारत की उसको मान्यता मिलेगी, या क्या मिलेगी, नागरिकता। तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या था, आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक को नागरिकता तो दी जाएगी अगर वो कब आ गया हो, संविधान लागू होने से पहले, क्या, संविधान लागू होने से पहले।
होने से पहले अगर आ गया हो तो उसको क्या डायरेक्ट भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो इसके बाद आता है, क्या बाद आता है, तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और उसमें कितना टाइम लगेगा, 6 माह का टाइम लगेगा। और उसके बाद उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। अब ये देखो, इतना समझ में आ गया आर्टिकल 6 में क्या है कि पाकिस्तान से जो भारत आने वाले हैं। अब देखो आर्टिकल 7 में जस्ट इसका ऑपोजिट है कि स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद अपना संविधान तो लागू नहीं हुआ, पर जो लोग ये सोच लिया कि चलो अपन तो क्या कहाँ चलते हैं, पाकिस्तान में चलते हैं, और वहां वो कुछ दिन रहे और उनको लग गया कि यहाँ सिचुएशन है वो सही नहीं है अपने लिए, फिर वो अगर वापस आना चाहते हैं या तो वो संविधान लागू होने से पहले आ जाते हैं, अगर नहीं आते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो 6 माह तक, 6 माह के बाद उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता नागरिकता तो मिलेगी अगर वो वापस क्या संविधान लागू से पहले आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, संविधान लागू लागू होने से पहले अगर भारत में आ जाते हैं तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो संविधान लागू होने के बाद आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको वही क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 6 माह के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हो बात। अब है 8 नंबर, आर्टिकल नंबर 8 में देखो क्या है। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है घूमने के लिए या व्यापार के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता क्या रद्द नहीं होगी, क्या नहीं होगी, नागरिकता रद्द नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आजीविका के लिए या घूमने के पर्पज से अगर विदेश जाता है तो क्या उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी। देखो तो व्यापार या भ्रमण के लिए विदेश जाता है तो क्या करता है, विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। समझ गए बात, क्या नहीं होगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब इससे आगे क्या रह गया, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर कितना था, ये था आर्टिकल नंबर 8। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की। किसकी, आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में लिखा है कि अगर कोई भारत का लोग विदेश चला जाता है या किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहां की अगर नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगी, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो बात। अब आर्टिकल नंबर 9 तक पढ़ लिया, अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे आर्टिकल नंबर 10 का। अगर कोई भारतीय है और उसकी नागरिकता कब तक भारतीय होने की बनी रहेगी, उसकी नागरिकता तब तक भारतीय होने की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता है। समझ गए बात, कि भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता है। समझ गए बात। तो भारत के किसी नागरिक की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह
कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता है, जब तक वह कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता है। क्या करता है? देशद्रोही कार्य नहीं करता है। समझ गए बात? उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो देशद्रोही कार्य नहीं करता है या ऐसा काम नहीं करता है जो अपने देश के विपरीत हो या खिलाफ हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 11। क्या? आर्टिकल नंबर 11। अगर नागरिकता से संबंधित अगर कोई संविधान में संशोधन करना हो, क्या? अगर नागरिकता से संबंधित अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो उसका हक सिर्फ किसको है? संसद को है। तो संसद क्या कर सकती है? नागरिकता संबंधित कानून में संविधान संशोधन कर सकती है। नागरिकता संबंधी संशोधन संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें नागरिकता संबंधी जितने भी संशोधन होंगे वो कौन कर सकती है? वो सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, और इसकी सिफारिश कौन करेगा? इसकी सिफारिश करेगा गृह मंत्रालय। कौन करेगा सिफारिश? गृह मंत्रालय। इसकी सिफारिश कौन करेगा? वो करेगा गृह मंत्रालय। क्या? गृह मंत्रालय। अब यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि भाग 2 नागरिकता और उसके सब के सब जितने अनुच्छेद थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब इससे आगे जो नागरिकता अधिनियम है ना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और वो करेंगे अपन कब? कल करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ये एक दो बार आप रिपीट कर लेना, लिख के देख लेना, आपको आराम से याद हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद।